रहीम ऑनलाइन लेक्चर बायोलॉजी प्रिपरेशन विद सर अमजद फ़ारूक। आज हम ना होम्योस्टेसिस के बारे में जानेंगे। होम्योस्टेसिस एक वास्ट टर्मिनोलॉजी है और होम्योस्टेसिस का जो पोर्शन है अगर हम देखें तो पब्लिक सर्विस कमीशन में लास्ट टाइम सिंध के एग्ज़ाम हुए हैं एसएसटी के और लेक्चरर के, वहाँ भी जो है ना होम्योस्टेसिस से मुतालिक क्वेश्चंस किए गए। इसी तरीके से पंजाब में भी इसको टारगेट किया जाता है, यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप डेप्थ में जाने या फिर इसको आप अगर जो है ना सतही तौर पर देखें तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत की हामिल है। अब इसमें जब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की तो हम होम्योस्टेसिस को जानने से पहले थोड़ा चलेंगे आगे। इसमें यह है कि इस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर एक तो हम इसमें डेफिनेशन को देखेंगे कि होम्योस्टेसिस से क्या मुराद होता है, इसकी क्या मीनिंग है, और इसी तरीके से जो स्ट्रेटजीज़ होम्योस्टेसिस के अंदर अपनाई जाती हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जिनमें ओस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है और इसी तरीके से थर्मो रेगुलेशन है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन या जो हमारे पास एफपीएससी है, एसपीएससी, केपीपीएससी या बीपीएससी या एजेके के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें होम्योस्टेसिस को किस तरीके से जो है ना वो टारगेट किया जाता है। तो ये सारा सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। आप जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात करें या हम हायर लेवल के ऊपर चले जाएँ, एनिमल्स की तरफ चले जाएँ या फिर हम प्लांट्स की तरफ चले जाएँ, तो बॉडी का इंटरनल एक इन्वायरमेंट होता है और एक इन्वायरमेंट जो है ना बॉडी से बाहर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि हमारे माहौल का जो इन्वायरमेंट है वो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट है और दूसरा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे पास कौन सा इन्वायरमेंट है? वो है हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इन दोनों को हमने जो है ना वो कोरिलेट करना है, बेसिकली एडजस्ट करना है इंटरनल इन्वायरमेंट को। इसमें यह है कि जो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट है, हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट के अंदर पैदा होने वाली फ्लक्चुएशंस हैं उनसे हमने प्रोटेक्ट करना है, उनसे हमने उसको महफूज बनाना है और हमने उसको एक नैरो रेंज के अंदर सेट करना है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली फ्लक्चुएट करता है और कभी टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना हाई हो जाता है और सम टाइम टेम्परेचर बिल्कुल जो है ना नीचे चला जाता है, इवन के बिलो ज़ीरो चला जाता है, माइनस के अंदर चला जाता है। लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो कि इंटरनल टेम्परेचर है, वो अपनी एक ख़ास रेंज के अंदर ही अब खुद को जो है ना मेंटेन रखता है। तो उसको मेंटेन करने का जो मैकेनिज़्म है या उसके पीछे जो आप कह सकते हैं एक थीम है या जो क्रक्स है वो बेसिकली क्या है? होम्योस्टेसिस है। सो होम्योस्टेसिस का काम क्या होता है कि हार्मफुल फ्लक्चुएशन से किसी न किसी तरीके से खुद को जो है ना महफूज बनाना जो है ना वो हमारे पास जो है ना होम्योस्टेसिस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अ स्टेट ऑफ बैलेंस इमंग ऑल द बॉडी सिस्टम, के बॉडी सिस्टम जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं उनके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना है, नीडेड फॉर द बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली। होम्योस्टेसिस अगर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली ये बात ज़रूरी आप अंडरस्टैंड कर लें कि सर्वाइवल और जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। यानी कि एक बैलेंस कंडीशन का होना वो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है। तो होम्योस्टेसिस का जो ताल्लुक है वो ये है कि हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल इन्वायरमेंट हैं उसको वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पैदा होने वाली जो फ्लक्चुएशंस हैं, चेंजेस हैं, उनसे वो प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और भी वाज़े करता जाऊं, जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट बेसिकली एक तो एज अ होल हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इन्वायरमेंट की बात करते हैं और जो दूसरा इन्वायरमेंट होता है वो हमारे पास सेल लेवल के ऊपर होता है। तो सेल लेवल के ऊपर भी हमने होम्योस्टेसिस को अटेन करना है। लाइकली हमने जो है ना यहाँ पर एज अ होल यानी कि पूरा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हमने होम्योस्टेसिस को क्या करना है? मेंटेन करना है। सो इसको जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं है। ज़िंदगी की आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जिस्ट जो है ना वो कर ही नहीं सकती। करेक्टली जो है ना किसी भी चीज़ को लेके जाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अच्छा, इसमें इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं होम्योस्टेसिस के अंदर। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, और इसी तरीके से थर्मो रेगुलेशन है, और जो थर्ड वन है वो एक्सक्रीशन। यानी कि ये तीनों जो प्रोसेस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्टीन्यूसली जो है ना चल रहे होते हैं, और इनको मेंटेन करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी होता है, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन है, इसी तरीके से थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन के अलावा एक्सक्रीशन है। हम बारी बारी इनको ज़रा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है? द एक्टिव रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी फ्लूइड, कि ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी फ्लूइड है उसको जो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हमने रेगुलेट करना है। और इसको डिटेक्ट कौन करता है? डिटेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनको ऑस्मो रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। ये क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस को जो है ना चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली उसकी लुक आफ्टर करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाटर और साल्ट का जो बैलेंस है उसको जो है ना मेंटेन किया जाता है। समटाइम ये होता है कि वाटर एंड साल्ट बैलेंस जो है ना वो हमारी नीड से ज़्यादा होता है, यानी कि होम्योस्टैटिक जो पॉइंट है या जो हमारा सेट पॉइंट है उससे एक्सीड करता है। तो उसका फिर जो है ना उसका भी फिर एक सोल्यूशन निकाला जाता है कि उसकी जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है। लाइक अगर हम वाटर की बात करें, अगर पानी हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो है ना यूरिनेशन होगी, डाइल्यूट यूरिन जो है ना वो बॉडी क्या करेगी? एक्सक्रीट करेगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है, डिहाइड्रेशन का सामना है, चाहे वो प्लांट है, चाहे जो है ना ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं। अगर एनिमल्स हैं ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन है तो ऑब्वियसली वो एनहाइड्रोबायोसिस की तरफ जाएंगे, पानी को पिएंगे, कोशिश करेंगे कि वो सायेदार जगह की तरफ चले जाएंगे, बिकॉज इनके अंदर लोकोमोशन पाई जाती है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें ट्रांसपायरेशन का जो अमल है वो तेज़ हो जाएगा, और ट्रांसपायरेशन के अमल से जो है ना वो बॉडी को जो है ना कूल करेंगे। लेकिन इसमें जो हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन की, तो प्लांट क्या करेगा? स्टोमेटा को जो है ना वो अपना क्लोज कर, यूजली तो वो बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या करेगा? अपना स्टोमेटा ओपन करेगा, लेकिन जो है ना जब डिहाइड्रेशन का सामना होगा तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। इससे भी नुकसान हो सकता है। वो नुकसान क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो जो है ना स्टॉप तो खैर नहीं कह सकते, रिड्यूस जो है ना वो हो जाता है। अच्छा, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन में देखें, ये आपको जो है ना ब्रेन दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड जो है ना अगर वो लो हो चुका है तो इसमें फिर क्या होगा? जो है ना वाटर कंटेंट अगर लो हो चुका है किसी भी वजह से, तो ज़ाहिर बात है कि वो मैसेज ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज़ करवाएगा जिसको ADH कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना इसको रिलीज़ करता है, और ये रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा फ्रॉम किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर की, और वाटर दोबारा जो है ना आपके जो है ना लूप ऑफ हैनले से जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं, जैसे जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ हैं, या जो आपके पास जो है ना वेजर एक्ट है उसके अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर जो है ना दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन द केस ऑफ लो वाटर अवेलेबिलिटी। अगर वाटर हाई है तो फिर क्या होगा कि ADH ऑब्वियसली क्या कर दिया जाएगा? डिक्रीज कर दी जाएगी उसकी प्रोडक्शन, और ब्लड वॉल्यूम भी जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा? जो है ना वो उसको लो किया जाएगा, और यूरिनेशन हाई हो जाएगी, यानी कि बार बार यूरिनेशन होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं? वाटर के बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मीनवाइल हम साल्ट को भी इसी तरीके से रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वाटर और साल्ट को रेगुलेट करना जो है ना वो ऑस्मो रेगुलेशन जो है ना वो हमारे पास कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखें, थर्मो रेगुलेशन की तरफ चलते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल रेंज के अंदर आपने अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, थर्मो रेगुलेशन कहलाएगा। और ह्यूमन की रेंज है 36 से 38, लेकिन हमारे जो इंजाइम्स हैं वो 37 के ऊपर मैक्सिमम अपना वर्क प्ले करते हैं। और ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंजाइम्स के ऊपर होगा, और इंजाइम्स क्या करेंगे? डिनेचर हो जाएंगे, और बॉडी का फंक्शन जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ बर्ड्स की भी एग्जांपल दी है। बर्ड्स का भी जो टेम्परेचर है वो 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर जो है ना वो मेजर किया जाता है, नोट किया जाता है। तो ये थर्मो रेगुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। इसके बगैर भी जो है ना लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। खुद को यानी कि एज अ होल अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में सेट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी फिनोमिना है। इसके बगैर भी जो है ना जो सर्वाइवल के चांसेस हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के वो पॉसिबल नहीं होते। सो इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ द होम्योस्टेसिस। एंड लास्ट वन इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से मुराद ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है वेयर वी एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट एज वेल एज अदर प्रोडक्ट्स नॉट यूजेबल। उनको हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे।
दिस फिनोमेना इज प्रेजेंट इन ऑल सॉर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने